गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। आज का हमारा टॉपिक होगा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, और हम त्रिविमीय गति के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। हमने पिछली कक्षा में देखा था वृत्तीय गति के अंतर्गत कोई वस्तु यदि वृत्तीय गति करती है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसका कोणीय विस्थापन उसमें कितना होता है, उसके कोणीय वेग का मान कितना होता है, और कोणीय त्वरण के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच क्या संबंध होता है। तो यहां पर मान लीजिए कोई कण है जो O केंद्र के और R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। यदि मान लो वह कण डेल t समय अंतराल में बिंदु A से मान लो बिंदु B तक पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में यदि वहां जो रेखीय जो विस्थापन जो होता है, सपोज किसके बराबर है, डेल s के बराबर है, तो उस स्थिति में उस कण के द्वारा जो केंद्र पर जो अंतरित कोण जो होता है डेल थीटा कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए, माना कोई कण O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर डेल t समय में डेल t समयांतराल में बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है। तो माना कोई कण है O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर डेल t समय अंतराल में बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है। तो उस स्थिति में माना कोण AOB बराबर किसके बराबर है, डेल थीटा के बराबर है। तो हमको पता है कोणीय वेग बराबर होता है अतः कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है, डेल थीटा बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हमको पता है रेखीय वेग का मान कितना होता है, क्योंकि रेखीय वेग तथा रेखीय वेग को यदि हम v से डिनोट करें तो रेखीय वेग बराबर होता है, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन की जो दर जो होती है उसे हम रेखीय वेग कहते हैं या वेग के बराबर कहते हैं उसे। तो यहाँ पर रेखीय विस्थापन कितना है, डेल s के बराबर है, समय अंतराल कितना है, डेल t है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए चित्र में, चूंकि वस्तु वृत्तीय गति कर रही है और यहाँ पर कोण बराबर एक फार्मूला होता है, चूंकि कोण बराबर होता है फार्मूला चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र से देखिए यहां पर डेल t समय में जब वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित होती है तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा जो अंतरित कोण है वह किसके बराबर है, डेल थीटा के बराबर है। तो डेल थीटा बराबर कितना होगा,
चाप AB के बराबर होगा और वह किसके बराबर है, डेल S के बराबर है, और त्रिज्या का मान कितना है, R के बराबर है। अतः यहाँ पर हो जाएगा डेल थीटा बराबर डेल S चाप के बराबर होगा और त्रिज्या R के बराबर होगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 से डेल थीटा का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, सॉरी 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 से डेल थीटा का मान रखेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अतः ओमेगा बराबर हो जाएगा, डेल थीटा का मान रखेंगे डेल F बटे R और पूरे का बटे है डेल T, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर डेल S बटे डेल T इंटू 1 बटे R, ऐसा लिखा जा सकता है। डेल S बटे R बटे डेल T है तो डेल S बटे R इंटू 1 अपान डेल T, तो डेल S बटे डेल T इंटू 1 अपान R, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए चूंकि समीकरण 2 से डेल S बटे डेल T का मान कितना है, V के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डेल S बटे डेल T का जो मान है वह किसके बराबर है, V के बराबर है। ये कहाँ से है, समीकरण 2 से। अतः ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा अब, तो उसको इधर लिख लेते हैं, तो यहां पर देखिए अतः ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल S बटे डेल T का मान कितना रखेंगे, V इंटू 1 अपान R, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू R। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो जो समीकरण नंबर जो 4 है वह कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग V के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर इसी को लिख सकते हैं आगे, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यहां पर लिख देते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो इस प्रकार से हम यहां कह सकते हैं कि यदि मान लो कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है या एक समान वृत्तीय गति कर रही है तो उसका जो रेखीय वेग होता है वह उस वस्तु के या उस कण के कोणीय वेग और जिस वृत्ताकार पथ पर वह वृत्तीय गति कर रही है उसके त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो वृत्ताकार गति करती हुई जो वस्तु है उसका जो रेखीय वेग है और जो कोणीय वेग है उसके बीच संबंध क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर, जहां v क्या है, रेखीय वेग है और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और r क्या है, वह वस्तु जिस वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति कर रही है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध। अब इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। लिख लीजिए आंकिक प्रश्न। एक न्यूमेरिकल प्रश्न लिख लीजिए। आंकिक प्रश्न है, एक कण ,14 सेंटीमीटर त्रिज्या के
वृत्ताकार पथ पर के वृत्तीय मार्ग पर एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकेंड 7 चक्कर लगाता है। कण का रेखीय वेग और कोणीय वेग की गणना कीजिए। यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड 7 चक्कर लगाता है, तो उसके कोणीय वेग, उसके रेखीय वेग और कोणीय वेग की हमको गणना करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। साथ ही साथ प्रति सेकंड 7 चक्कर लगाता है। इसका मतलब प्रति सेकंड 7 चक्कर लिखा है, मतलब ये क्या है? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या मतलब ये उसकी उस कण की आवृत्ति का मान है। और आवृत्ति को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू बराबर दिया है 7 चक्कर प्रति सेकंड। अब हमको यहाँ पर किसके किसके मान ज्ञात करने हैं? एक तो रेखीय वेग का मान ज्ञात करना है और दूसरा कोणीय वेग का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा बराबर, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच क्या संबंध है? तो कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच क्या संबंध होता है? तो हमने अभी यहाँ पर देखा है, रेखीय वेग ये वाला है और कोणीय वेग ये है। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच क्या संबंध है? v बराबर ओमेगा इंटू आर। और साथ ही साथ ओमेगा का मान कितना होता है? तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई इंटू न्यू। ओमेगा मतलब कोणीय वेग और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है? 2 पाई न्यू का संबंध होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सूत्र लगेगा कोणीय वेग के लिए, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू न्यू। ये किसके बीच संबंध है? कोणीय वेग और आवृत्ति के मध्य संबंध है। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू न्यू। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे न्यू का, तो हमको यहाँ से ओमेगा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मान रखिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणित न्यू का मान कितना है? 7 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब 7 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर 22 दूने 44 रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मान क्या है? मात्रा क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर मिल गया। किसका मान ज्ञात किया हम? कोणीय वेग का मान। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे रेखीय वेग का मान। इसके बाद ज्ञात करेंगे रेखीय वेग का मान। अब रेखीय वेग v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। अब यहाँ पर ओमेगा और आर का मान रखेंगे तो हमको v का मान मिल जाएगा। ओमेगा का मान कितना निकाले हैं? 44 गुणित आर का मान कितना निकाले हैं? 14। तो रेखीय वेग मिल जाएगा। 14 से 44 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 616। 616 क्या होगा? वेग का मात्रा क्या होता है? रेखीय वेग का मात्रा क्या होता है? तो जो रेखीय वेग का जो मात्रक होता है वह होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए
आर का मान सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये रेखीय वेग का मात्रक होता है। तो एक आंसर ये मिल गया हमारा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न में रेखीय वेग और कोणीय वेग की गणना किए हैं। तो रेखीय वेग हमको कितना मिला, 616 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और फिर ओमेगा का मान कितना मिला, 44 रेडियन प्रति सेकेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध। हमारा अगला टॉपिक है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। अब हम देखेंगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो रेखीय त्वरण का मतलब, रेखीय त्वरण को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, और कोणीय त्वरण को कहाँ से डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो ए और अल्फा में संबंध यहां ज्ञात करेंगे। ए और अल्फा में संबंध, किसके किसके बीच संबंध देखेंगे हम, स्मॉल ए और अल्फा के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो जहां पर स्मॉल ए क्या है, रेखीय त्वरण है, और अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण का मान है। अब यहाँ पर देखें, हम अभी जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने ज्ञात किया था रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध। तो कितना ज्ञात किया था, क्योंकि v इज इक्वल टू निकाले थे ओमेगा इंटू आर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। अब हम इस समीकरण को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 को जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, हमको पता है किसी भी वस्तु का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मतलब v t का फलन है, और ओमेगा भी क्या है, ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है, और कोणीय वेग में भी जो परिवर्तन होता है वह समय के साथ होता है। r एक नियत राशि है, यह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन dv बटे dt बराबर हो जाएगा, r कांस्टेंट है, t से मुक्त है, समय से मुक्त है, r का मान समय के साथ नहीं बदलता, r नियत राशि है, इसलिए r इंटू डी ओमेगा बटे dt। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और हमको पता है क्योंकि dv बटे dt वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या ये रेखीय त्वरण है, तथा डी ओमेगा बटे dt ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। तो यहां पर देखिए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन मानों को हम समीकरण कहां पे रखेंगे, 2 में रखने पर। इन मानों को समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण जब 2 में रखेंगे तो dv बटे dt का मान कितना रखेंगे, dv बटे dt का मान a के बराबर रखेंगे और d ओमेगा बटे dt का मान किसके बराबर रखेंगे, अल्फा के बराबर। अब समीकरण 2 में हम dv बटे dt बराबर a और d ओमेगा बटे dt बराबर अल्फा रखेंगे। यहाँ पर dv बटे dt का मान a के बराबर है, मतलब ये रेखीय त्वरण है, और d ओमेगा बटे dt का मान अल्फा के बराबर है, मतलब ये कोणीय त्वरण है। तो जब हम मान रखेंगे तो हमको प्राप्त होता है dv बटे dt बराबर a है, रेखीय त्वरण बराबर r इंटू अल्फा। तो इस प्रकार हम देखते हैं रेखीय त्वरण वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर शब्दों में भी लिख सकते हैं, रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणित वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। यह जो संबंध है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो रेखीय त्वरण जो होता है, यदि मान लो कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसमें जो रेखीय त्वरण जो उत्पन्न होता है वह कोणीय त्वरण और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में संबंध। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है। इससे पहले हमने एकविमीय गति और द्विविमीय गति के बारे में पढ़ा है। एकविमीय गति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम एकविमीय गति कहते हैं। और एकविमीय गति का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, जैसे मान लो सीधी तनी हुई रस्सी है, उसमें यदि मान लो कोई कीड़ा चल रहा है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, एकविमीय गति कहेंगे। या फिर रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है तो वह भी एकविमीय गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर यदि कोई गाड़ी चलती है वह भी एकविमीय गति का उदाहरण है। इसी प्रकार से और हमने देखा था द्विविमीय गति। द्विविमीय गति के अंतर्गत हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। तो द्विविमीय गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी समतल पर गति करे तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कोई दीवार है, दीवार पर छिपकली चल रही है। यदि तालाब है, तालाब के पानी में नाव गति कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गतियां जो होती हैं उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति के अंतर्गत हमने देखा था प्रक्षेप्य गति भी देखा था, वृत्तीय गति भी हमने पढ़ा है। ये सारी जो गतियां हैं वह द्विविमीय गति के उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिविमीय गति क्या होता है। तो त्रिविमीय गति अब हम किसे कहेंगे, यदि कोई वस्तु त्रिविमा में गति करती है। त्रिविमा किस में होता है, त्रिविमा का मतलब जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और उसकी ऊंचाई या मोटाई या गहराई, ये चीजें होती हैं। मतलब इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ या तो उसकी मोटाई होगी या उसकी गहराई होगी या उसकी चौड़ाई। तो इस प्रकार से कोई वस्तु यदि त्रिविमा मतलब आकाश, हम त्रिविमीय किसको बोल सकते हैं, आकाश को। यदि कोई वस्तु आकाश में गति करे
तो वस्तु के इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम त्रिविमी गति कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, जैसे आसमान में हवाई जहाज का उड़ना, आसमान में हवाई जहाज का उड़ना ये त्रिविमी गति का उदाहरण है। उसी प्रकार से जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है तो चिड़िया के उड़ने की जो गति है वह भी त्रिविमी गति का उदाहरण है। जैसे आसमान में पतंग उड़ रहा है तो पतंग की गति भी क्या हो जाएगी, त्रिविमी गति का उदाहरण है। जैसे कोई पदार्थ है उसमें अणुओं की गति, वह भी त्रिविमी गति का उदाहरण है। इस प्रकार से त्रिविमी गति हम किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम त्रिविमी गति कहते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिविमी गति होती है वहां पर वस्तु त्रिविमा के अंतर्गत गति करता है। त्रिविमी के अंतर्गत गति करने का मतलब है यहाँ पर 3 विमाएं होती है। तो जब 3 विमाएं होती हैं तो जब हम इसे अक्षों में बांटते हैं तो हम त्रिविमा को 3 अक्षों में बांट सकते हैं। 3 अक्ष कौन कौन से होंगे, एक हम समतल में 2 अक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले जान चुके हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। इसी प्रकार से जो त्रिविमा जो होती है उसमें 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा है जेड एक्सिस, जेड अक्ष। ये जो तीनों जो अक्ष होते हैं एक दूसरे से परस्पर लंबवत स्थिति में होते हैं। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये है आपका मूल बिंदु O, तो OX को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको Y से डिनोट करें तो OY को हम क्या कहते हैं, Y एक्सिस या Y अक्ष। और जो तीसरा अक्ष जो होता है वह इस दोनों के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब इस दिशा में होगा, ऐसा सामने की ओर ऐसा। लेकिन हम इसको ऐसा तो नहीं खींच सकते क्योंकि ये क्या है, एक समतल है और किसी भी समतल में हम 3 विमा को एक साथ नहीं दर्शा सकते। तो यहाँ समझने के लिए हम जो तीसरा जो अक्ष है उसको इस दिशा में ऐसा खींचते हैं और मान लो ये किसके बराबर है, ये जेड के बराबर। तो इस प्रकार से तीनों कोण, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण है ये भी 90 अंश का होगा और ये जो कोण है ये भी 90 अंश का होता है। दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि एक्चुअल में जो ओ जेड जो है ऐसा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके साथ ये 90 अंश है, इसके साथ 90 अंश है, सभी 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ एस एक्स अक्ष को दर्शाता है, ओ वाई वाई अक्ष को दर्शाता है और ओ जेड जेड अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो इन अक्षों के अनुदिश यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, इन अक्षों को साथ लेकर के यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो वस्तु के उस प्रकार की गति को हम त्रिविमी गति कहते हैं। अब मान लो यहां पर एक बिंदु P है, त्रिविमा में एक बिंदु P है जो कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, मान लो ये स्मॉल x दूरी पर स्थित है और y अक्ष से मान लो ये कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल y दूरी पर स्थित है। और मान लो z अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल z दूरी पर स्थित है। तो उस स्थिति में बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है, y अक्ष में कितनी दूरी पर स्थित है, y दूरी पर स्थित है, z अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, z दूरी पर स्थित है। तो उस स्थिति में P के निर्देशांक क्या क्या होंगे, इसके निर्देशांक होते हैं x, y और z। तो P के निर्देशांक होते हैं x, y और z। तो उस स्थिति में बिंदु P का जो स्थिति सदिश जो होता है उसको हम OP बार या स्मॉल r बार से दर्शाते हैं। सदिश के रूप में यदि हम दर्शाएंगे बिंदु P को तो सदिश के रूप में हम किससे दर्शाएंगे, r बार से दर्शाते हैं। तो यहां पर देखिए बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P कहां पर स्थित है, त्रिविमा में स्थित है। तो उस बिंदु P का जो स्थिति सदिश होता है उसे हम कहां से दर्शाते हैं, r बार से दर्शाते हैं। और r बार बराबर होता है x अक्ष में कितनी दूरी पर है, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप।
जहां आई कैप, जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर है। ये इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर जे कैप होगा और इस अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर के कैप के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर बिंदु P का जो स्थिति सदिश जो होता है किसके बराबर होता है? बिंदु P का स्थिति सदिश r बार बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के बराबर होता है। अब इसके बाद इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो इसका परिमाण कितना होगा? r बार का परिमाण। तो r बार के परिमाण को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? r बार के मापांक से दर्शाते हैं। तो r बार का मापांक किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा और इसका मान होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये इसके परिमाण को दर्शाता है। और r बार बराबर x i के प्लस y j के प्लस z के वस्तु के स्थिति को दर्शाता है। इसको पहला इक्वेशन दे सकते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिविमा में वस्तु का वेग को हम कैसे दर्शाएंगे। माना वस्तु का वेग v बार है, अतः वेग सदिश v बार बराबर कैसे लिखेंगे? तो v बार बराबर क्या होगा? x अक्ष की दिशा में वेग का घटक कितना है, y अक्ष की दिशा में वेग का घटक कितना है और z अक्ष की दिशा में वेग का घटक कितना है। मान लो x अक्ष की दिशा में वेग का घटक vx है, तो v बार बराबर vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप प्लस vz इंटू के कैप। इस प्रकार से हम वेग सदिश को लिख सकते हैं, जहां vx x अक्ष की दिशा में वेग का घटक है, vy y अक्ष की दिशा में वेग का घटक है और vz z अक्ष की दिशा में वेग का घटक है और i कैप, j कैप और k कैप क्रमशः x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर है। तो इस प्रकार से v बार को हम दर्शा सकते हैं, वेग सदिश को v बार बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, जहां vx बराबर कितना होता है? तो vx बराबर होता है dx बटे dt, vy बराबर होता है dy बटे dt, vz बराबर कितना होता है? gz बटे dt, dz बटे dt के बराबर होता है। अब इसका परिणामी देखते हैं, वेग का परिणामी। इस समीकरण को हम तीसरा इक्वेशन दे सकते हैं। अब वेग का परिणाम, वेग सदिश का परिणामी कितना होगा? v बार का मापांक, इसको क्या पढ़ते हैं? v बार का मापांक मतलब उसका परिमाण निकालना, बराबर v बराबर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर जो 4 है वह वेग के परिणामी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम त्रिविमा में वस्तु का जो त्वरण है उसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसी प्रकार त्वरण सदिश, इसी प्रकार त्वरण सदिश यदि a बार है तो त्वरण सदिश a बार बराबर कितना होगा? तो त्वरण का x अक्ष की दिशा में घटक मान लो ax है तो ax
इंटू आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में घटक ए वाई इंटू जे कैप प्लस जेड अक्ष की दिशा में घटक ए जेड इंटू के कैप। इस प्रकार से हम त्वरण सदिश को भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां अब यहां पर देखिए ए एक्स किसके बराबर है, तो ए एक्स है डी वी एक्स बटे डी टी के बराबर है, और साथ ही साथ हमको पता है वी एक्स का मान कितना होता है, तो वी एक्स का मान जो होता है वह होता है डी एक्स बटे डी टी के, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं डी बटे डी टी इंटू डी एक्स बटे डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बटे डी टी का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए वाई बराबर कितना होगा, डी वी वाई बटे डी टी, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं वी वाई का मान रखेंगे तो डी बटे डी टी इंटू डी वाई बटे डी टी, ये प्राप्त हो जाता है हमको डी टू वाई बटे डी टू का स्क्वायर, तथा ए जेड बराबर कितना मिलेगा, तथा ए जेड जेड है, ए जेड बराबर हो जाएगा डी बटे वी एक्स सॉरी वी जेड डी वी जेड बटे डी टी। वी जेड का मान होता है डी बटे वी जेड का मान रखेंगे तो डी जेड बटे डी टी, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं डी स्क्वायर जेड बटे डी टी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर त्वरण सदिश ए बार बराबर होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां ए एक्स जो है ये किसके बराबर होता है, डी वी एक्स बटे डी टी के बराबर होता है, वेग के साथ इसका संबंध देखें तो, और इसी का संबंध यदि हम स्थिति के साथ देखें तो यह स्थिति के द्वितीय अवकलज के बराबर होता है। उसी प्रकार से y अक्ष के लिए त्वरण का मान देखें तो इसका मान होता है डी वी वाई बटे डी टी, और y अक्ष के अनुदिश जो स्थिति होता है उसके द्वितीय अवकलज के बराबर होता है। इसी प्रकार डी जेड का भी है। अब हम ज्ञात करते हैं त्वरण सदिश का परिमाण। त्वरण सदिश ए बार का परिणामी कितना होगा, ए बार का मापांक बराबर ए बराबर कितना हो जाता है, रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यह है हमारा समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में, समीकरण 1 और 2 में हमने वस्तु की त्रिविमा में वस्तु की स्थिति सदिश को हम कैसे व्यक्त करते हैं और उसका परिणामी कितना होता है उसको देखे। समीकरण नंबर जो 3 और 4 था उसमें हम वस्तु के वेग का स्थिति सदिश कैसा होता है और उसका परिणामी कितना होता है उसको देखे। और समीकरण 5 और 6 में यदि मान लो कोई वस्तु त्रिविमीय गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होता है, उसके त्वरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं और उसका परिणामी कितना होता है उसके बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से ये त्रिविमीय गति है।
इस प्रकार हम पूरे इस यूनिट में एकविमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति के बारे में हमने अध्ययन किया। एकविमी गति के अंतर्गत हमने देखा एक समान गति क्या होता है, परिवर्ती गति क्या होता है, विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं, और वेग और चाल क्या होती है, त्वरण क्या होता है, त्वरण का मान कब होता है, त्वरण कब प्राप्त होता है, जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है या जब कोई वस्तु परिवर्ती गति करती है तो उस स्थिति में उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। उसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ गति के 3 समीकरण हम ज्ञात किए थे। गति के 3 समीकरण कौन कौन से ज्ञात किए थे? पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण था v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, जहां u है वस्तु का प्रारंभिक वेग और v है वस्तु का अंतिम वेग, a उसमें उत्पन्न त्वरण है और t समय है, तथा s जो है वस्तु का विस्थापन है या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा था गति के 3 समीकरण। पहला समीकरण था v = u + at, दूसरा समीकरण था s = ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, तीसरा समीकरण था v का स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद हमने देखा था द्विविमी गति। द्विविमी गति के अंतर्गत हमने प्रक्षेप गति पढ़ा। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए सूत्र हमने स्थापित किया था। उड्डयन काल कितना होता है? प्रक्षेप का उड्डयन काल t बराबर कितना होता है? 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बटे t। साथ ही साथ हमने ज्ञात किया था क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, इसका मान मिला था r बराबर कितना था क्षैतिज परास का मान? u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे t। क्षैतिज परास का मान था r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे t, नहीं g, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, g है गुरुत्वीय त्वरण। ये अगर t होता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, t है। और इसी के साथ हमने ज्ञात किया था अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। अधिकतम ऊंचाई h बराबर हमने निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो यह प्रक्षेप गति के लिए हमने देखा था। उस स्थिति में उड्डयन काल का मान इतना होता है t बराबर 2u sin थीटा बटे g। क्षैतिज परास r = होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g, और h बराबर होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ पर जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उस स्थिति में वेग को हम 2 घटकों में बांटते हैं, 2 समकोणीय घटकों में बांटते हैं। तो उस स्थिति में x अक्ष की दिशा में जो वेग का जो घटक होता है वह होता है u cos थीटा, ये क्षैतिज घटक कहलाता है, और u = sin थीटा जो प्राप्त होता है ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक। इन घटकों के आधार पर हम उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात किए थे। और वहां पर हमने देखा था क्षैतिज परास के लिए क्या कंडीशन था? किसी भी वस्तु को हम ज्यादा से ज्यादा दूरी तक कब फेंक सकते हैं? जब हम वहां पर वस्तु को क्षैतिज तल से 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकें तो उस वस्तु को हम ज्यादा दूरी तक फेंक सकते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था किसी वस्तु को हम अधिकतम ऊंचाई तक कब फेंक सकते हैं? जब हम वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में
90 अंश का कोण बनाते हुए फेंकें तो उस स्थिति में वस्तु को हम अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। ये सब हमने प्रक्षेप गति के अंतर्गत देखा था। उसके बाद वृत्तीय गति में हमने देखा वस्तु का आवर्तकाल क्या होता है यदि वह वृत्तीय गति करता है। तो आवर्तकाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसको एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है तो वह उस वस्तु का आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद हमने आवृत्ति भी पढ़ा था। तो आवृत्ति क्या होता है, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में कितने चक्र पूर्ण कर रहा है, यदि वह वृत्तीय गति कर रहा है कोई वस्तु तो वह 1 सेकंड में कितने चक्र पूर्ण करेगा, वह उस वस्तु का आवृत्ति कहलाता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध देखा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो ये यूनिट था एक विमीय गति ये समाप्त होता है। धन्यवाद।